हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं। ध्यान रख रहे हैं आप सब अपना, एंड कंसिस्टेंसी के साथ, सिंसियरनेस के साथ और ईमानदारी के साथ आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में 17 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड साथ ही साथ जितने भी आपके दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे और बैंकिंग का पेपर हो, या फिर और भी दूसरे एग्जामिनेशंस वगैरह जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए 17 अगस्त 2025 के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ना सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज कौन से बनाए जा सकते हैं, एंड कौन सा करंट अफेयर स्पेशली किस तरीके के एग्जामिनेशन के लिए, कौन से एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रेलिवेंट है। ये सारी बातचीत हमें आज के सेशन में करनी है। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन, शुरू करते हैं 17 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट समाचार। पहली न्यूज़ ये रही, देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको एक नई पाम स्पीशीज़ के बारे में बात करनी है। पाम, जिसको हम लोग हिंदी में जनरली ताड़ का पेड़ बोलते हैं, रिसेंटली उसकी स्पीशीज़ को लेकर एक न्यूज़ जो है वो समाचारों में बनी हुई है। एंड ये समाचार इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। क्योंकि एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 के प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक एक हॉट पोटैटो हो जाता है। यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई है, एंड मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर ये समाचार अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। न्यूज़ क्या है? Recently, studies by researchers have led to conclusion that palm trees found in Kerala and Sri Lanka and elsewhere in India, Pakistan and Bangladesh are two distinct species। मतलब क्या? ताड़ के जो पेड़ आपको मिलते हैं कहाँ कहाँ पे? केरल में, केरला प्लस श्रीलंका, इन दो जगहों पर जो आपको पाम के ट्रीज या ताड़ के पेड़ मिल रहे हैं। और इसके अलावा पूरे भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जहाँ जहाँ पर आपको ताड़ के पेड़ मिल रहे हैं, ये दो अलग अलग किस्म के पाम के पेड़ हैं या फिर ताड़ के पेड़ हैं। ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं। ये कंक्लूजन रिसेंट स्टडीज के बाद निकाला गया। अभी तक ये माना जा रहा था कि भारत में चाहे केरल हो, चाहे या इनफैक्ट भारत ही क्या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं इंक्लूडिंग श्रीलंका, तो अभी तक ये माना जाता था कि चाहे आपको कहीं पर भी ताड़ का पेड़ मिले, पाम की ट्री मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे आपका भारत में मिले, चाहे आपका नेपाल में मिले, चाहे बांग्लादेश में मिले, चाहे श्रीलंका में मिले, वो सब बेसिकली एक ही स्पीशीज है। बट अब कुछ स्टडीज हुई हैं तो उसके बाद में फाइनली ये कंक्लूजन निकला है कि नहीं, केरल और श्रीलंका में पाई जाने वाली पाम की स्पीशीज अलग है, और इसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी सारे इलाके में जो स्पीशीज मिलती हैं वो अलग है। ये स्टडी की किसने है? तो जवाब है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर ये स्टडी करी है और उसके बाद में ये कंक्लूजन पे ये लोग पहुंचे हैं। पहले तो ये फोटोग्राफ देख लीजिए कि ताड़ का पेड़ या फिर जो पाम का पेड़ होता है वो दिखता कैसा है, देख लें इसे। ये जो टीम है इन्होंने कंक्लूड ये किया है कि जो केरल और श्रीलंका में नेटिव पाम ट्री मिल रही है, या जो केरल और श्रीलंका में ताड़ का पेड़ मिल रहा है, उसको उसका साइंटिफिक नाम जो है वो है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। ताड़ का वो पेड़ या वो कैटेगरी या वो प्रजाति जो श्रीलंका और केरल में नेटिव है, वहां पर उगती है, उसको क्या नाम दिया गया है? उसका नाम इन्होंने बोला है कि ये फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस है। और इसके अलावा इंडिया का ईस्ट कोस्ट हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर जो ताड़ का पेड़ मिल रहा है ये अपने आप में एक डिफरेंट स्पीशीज है और इसको फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए इसका एक नया नाम रखा गया है। कहाँ पे? केरल और श्रीलंका के अलावा भारत के और बांग्लादेश और पाकिस्तान में बाकी जगहों पर जो पाम ट्रीज मिल रही हैं वो अपने आप में एक अलग स्पीशीज है। अब तक उसको भी फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस में ही काउंट किया जा रहा था, बट अब बोला गया है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, ये अपने आप में एक अलग स्पीशीज है, तो उसको एक अलग नाम दिया गया है। उसका नाम रखा गया है फिनिक्स रॉक्सबर्गी। और ये फिनिक्स रॉक्सबर्गी नाम जो है वो रखा गया है विलियम रॉक्सबर्ग के नाम पर, जिनको भारत में जिनको फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो है समझा जाता है। फिर से सुन लीजिए एक बार क्या कहानी है। अब तक ये माना जाता था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी आपके पाम के ट्रीज या ताड़ के पेड़ मिलते हैं, चाहे राजस्थान में मिले हैं, चाहे गुजरात में मिले हैं, चाहे मध्य प्रदेश में मिले हैं, चाहे हरियाणा में मिले हैं, चाहे बांग्लादेश में मिले हैं, चाहे पाकिस्तान में मिले हैं, श्रीलंका में मिले हैं, केरल में मिले हैं, कहीं पर भी मिले हैं, ये सारे के सारे पाम के ट्रीज एक स्पीशीज हैं। मगर अभी रिसेंट स्टडीज के बाद में समझ में आया है कि ऐसा नहीं है। और ये जो एक स्पीशीज है उसको नाम क्या दिया गया था? इसको नाम दिया गया था फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। बट अब स्टडी के बाद में ये बोला गया ऐसा नहीं है। जो केरल और श्रीलंका में मिलने वाले आपके ताड़ के पेड़ हैं वो तो फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस की कैटेगरी में आते हैं, मगर इसके अलावा पूरे भारत में ईस्ट कोस्ट हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, गुजरात, यहाँ पर जो पेड़ मिल रहे हैं ताड़ के वो अपने आप में एक अलग स्पीशीज हैं। अब उसको अलग स्पीशीज है तो कोई नया नाम देना पड़ेगा। नया नाम दे दिया गया है फिनिक्स रॉक्सबर्गी, और फिनिक्स रॉक्सबर्गी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका नाम विलियम रॉक्सबर्ग के नाम पर रखा गया है, जो इंडियन बॉटनी के फादर या जनक माने जाते हैं। अब फर्क क्या क्या है वो देख लेते हैं। फिनिक्स रॉक्सबर्गी जो है वो लगभग 12 से 16 मीटर तक ग्रो करता है और काफी हद तक वो फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस से मैच करता है। यही वजह है कि एक जैसे समझे जाते थे, बट कुछ चीजों में फर्क आ जाता है और वो बहुत फाइनर स्टडीज करने के बाद में ही समझ में आता है। पहला तो जो टॉलर सॉलिटरी ट्रंक होती है, जो आपका ट्रंक होती है वो ज्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू जो केरल और श्रीलंका में आपको पेड़ देखने को मिल रहा है, उसमें जो ये ट्रंक है, ये जो आपका जो ट्रंक है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। और बाकी जो आपका जो फिनिक्स रॉक्सबर्गी की कैटेगरी में रखा गया है उसमें जो ये ट्रंक है कंपैरेटिवली आपको ज्यादा बड़ा देखने के लिए मिल रहा है। इसकी जो लीव्स और लीफलेट्स होती हैं ये भी बड़ी होती हैं। इसके अलावा मस्ती सेंटेड स्टैमिनेट फ्लावर्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं उसमें जो सेंट है, जो स्मेल आती है वो थोड़ा सा मस्ट के फॉर्म में आती है। इस तरीके की आपको जो फ्रेग्रेंस है वो श्रीलंका और केरला में होने वाले ताड़ के पेड़ों में जो फ्लावर्स होते हैं उसमें देखने को नहीं मिलते। एंड ओबियोवाइट शेप के इसमें ऑरेंज येलो फ्रूट्स देखने के लिए मिलते हैं। ओबोवाइट का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ओबोवाइट का मतलब होता है जो एग के शेप जैसा होता है, बट नीचे की तरफ में उसकी जो एज होती है वो शार्प होती है। एग अपना जनरली कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो इनका कहना यह है कि ऊपर से तो ये शेप वैसा ही है, मगर नीचे से थोड़ा सा जाते हुए ये ज्यादा शार्प हो जाता है। तो इस तरीके का जो शेप बनता है इसको ओबोवाइट बोला जाता है। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है आपको येलो फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके के फ्रूट्स केरल और श्रीलंका का जो आपका ताड़ का पेड़ है उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। वहां पर कंपैरेटिवली वो जो है शेप उसका एक ही जैसा है, उसके एजेस दोनों क्षेत्र में, दोनों जो आपके सेक्शंस हैं उसमें एक ही जैसा एज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक ये जो एज है, यहाँ पर एक एज तो एक जैसा है, मगर नीचे वो जाते जाते कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा शार्प हो जा रहा है। ये चीज इसमें अपने को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं या ये कुछ फीचर्स हैं जिसके बेसिस पर फिनिक्स रॉक्सबर्गी, जो रिसेंटली अभी नाम दिया गया है, क्लासिफाई किया गया है, और फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस निकल कर आता है। फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस कहां पर होता है? फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस हमको देखने को मिलता है केरल में और श्रीलंका में, और फिनिक्स रॉक्सबरी रेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये अब अपने आप में एक इंपॉर्टेंट समाचार है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड इसको अपने को प्रिपेयर करना ही करना है। मानकर चलिए हाई चांसेस है कि यहाँ से आपको प्रीलिम्स में एक एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि रिसेंटली ये जो पाम ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस तरह से किया गया है। तो अपने को याद रखना है श्रीलंका और केरल में पाई जाने वाली पाम ट्री अलग है, बाकी जगह पे पाई जाने वाली इंडिया में पाम ट्री अलग है। केरल और श्रीलंका में जो मिलती है उसको नाम दिया गया है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, और बाकी जगह पे जो मिलती है उसको नया नाम दिया गया है फिनिक्स रॉक्सबर्गी। इस किसके नाम पर? विलियम रॉक्सबर्ग, जिनको इंडियन बॉटनी का फादर माना जाता है। एंड डिफरेंसेस वगैरह क्या है रॉक्सबेरी और सिल्वेस्ट्रिस में? तो ये 4-5 डिफरेंसेस अपने को याद रखने हैं। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस समाचार में हमको एनसीईआरटी के एक मॉड्यूल के बारे में बातचीत करनी है जो पार्टीशन के ऊपर है और जिसके चलते राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। तो समाचार शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, तब आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखें, एनसीईआरटी की जिम्मेदारी है कि भारत में खास तौर पे जो सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं उनमें जो टेक्स्ट बुक्स चलनी है वो टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी बनाता है। तो एनसीईआरटी का एक काम तो है टेक्स्ट बुक्स बनाना, जिन टेक्स्ट बुक्स को फिर सीबीएसई के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा देखें कई बार क्या होता है, एक सब्जेक्ट, क्योंकि अब आप टेक्स्ट बुक्स बना रहे हो तो हर तरीके के बच्चे को ध्यान में रख के बनानी है कि उसमें एवरेज बच्चे भी आते हैं, उसमें कुशाग्र बच्चे भी आते हैं, उसमें बिलो एवरेज बच्चे भी आते हैं। हर तरीके के बच्चों को ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है आपको किताब का रखना है, जिस से पढ़ के फिर आपका हर बच्चा जो है पास कम से कम हो सके। इस बात को ध्यान में रखें।
मगर कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, जिनका मन होता है कि भाई और ज़्यादा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें जानना है और ज़्यादा पढ़ना है। तो उसके लिए एनसीईआरटी करता क्या है, सप्लीमेंट्री मटेरियल निकालता है जिसको मॉड्यूल बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझें कि आपने मैथ्स में कोई एक चैप्टर है, जैसे 10th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल्स करके एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बेसिक्स जो बातें हैं उसमें बता दी गई। अब जो नॉर्मल बच्चा है वो उसको अपना प्रिपेयर कर लेगा, प्रिपेयर करने के बाद अपना पढ़ के पेपर दे आएगा। अब कोई बच्चा है जो मैथ्स में बहुत एक्सेप्शनली वेल है और उसको सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है और ज़्यादा उसके मन में जिज्ञासा है जानने के लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर एनसीईआरटी क्या करता है, मॉड्यूल्स निकालता है। तो सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कोर्स का हिस्सा तो नहीं है मगर जिनको क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, तो वो और ज़्यादा उसमें जाके पढ़ सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कहीं पे डिबेट या डिस्कशन कुछ करना है, उसमें आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो पॉइंट याद रखिएगा, मॉड्यूल एडिशनल नॉलेज अगर आपको चाहिए है उसके लिए, या डिबेट डिस्कशन, आपके जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, पोस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, इस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो एक्सक्लूसिवली कोर्स का हिस्सा नहीं होता, उसको कोर्स में टेक्स्ट बुक के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हो गई कि एनसीईआरटी का मॉड्यूल होता क्या है। अब समाचार यह है कि कांग्रेस ने रिसेंटली एलिगेशन लगाया है कि एक मॉड्यूल एनसीईआरटी वालों ने जारी किया है जिसका नाम है कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के जिम्मेदार के नाम से या पार्टीशन के जिम्मेदारों के नाम से, जिसको इंग्लिश में कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन ट्रांसलेट किया जाएगा, इस नाम से एक आपका जो है कोर्स मॉड्यूल है एनसीईआरटी का, जो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए है। तो उसमें एक सेगमेंट है जिसका नाम रखा गया है कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन। अब इस सेगमेंट के ऊपर कांग्रेस वालों ने ऐतराज जताया है, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है। उनका कहना यह है कि ये जो सेगमेंट है 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए एनसीईआरटी के मॉड्यूल का, जिसमें कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन के बारे में बात की गई है, ये इतिहास के साथ में छेड़खानी है, ये हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन है। अब कांग्रेस ऐसी बात क्यों कर रही है, कांग्रेस को क्या समस्या है इससे? तो इसकी वजह यह है कि इस मॉड्यूल ने कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों को पार्टीशन का जिम्मेदार ठहराया है। आमतौर पर देखें, बहुत खुलकर अगर बात की जाए तो भारत का इतिहास काफी बायस्ड तरीके से लिखा गया है, ये एक हकीकत है। अब इसमें कोई ढकने छुपाने वाली बात नहीं है। आज़ादी के बाद में लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के हाथ में पूरा का पूरा इतिहास लेखन चला गया था, तो एक खास तरीके की नैरेटिव को सूट करने के लिए, एक खास तरीके की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए भारत का इतिहास लिखा गया है और उसमें बहुत तगड़ा डिस्टॉर्शन किया गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कई ऐसे लोग जो शायद बहुत डिसाइसिव रोल जिन्होंने अदा किया था पार्टीशन के लिए, उनको बिल्कुल ही उससे अछूता कर दिया गया, उनके रोल को बिल्कुल ही छुपा दिया गया है। कई लोग जो शायद पार्टीशन में उस तरह से शामिल नहीं थे, उनके ऊपर पूरा ब्लेम डालने की कोशिश की गई है और इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं। किसी का नाम नहीं लेते, जनरल एक मगर बातचीत यह है कि हिस्ट्री में डिस्टॉर्शन तो किया गया। अब जो लेफ्ट विंग है वो बोलता है कि नहीं भाई, जो इतिहास लिखा गया है वो एकदम सही लिखा गया है। राइट विंग बोलता है कि ये डिस्टॉर्शन किया गया और वो उसके अपने एविडेंसेस रखते हैं। जो सेंटर टू लेफ्ट या सेंटर टू राइट है, उनके भी अपने अलग अलग स्टैंड हैं। तो मगर कुल मिलाकर जो इतिहास हमको आज की तारीख में पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स में या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, नो डाउट कि वो एक सर्टेन तरीके का बायस शो तो करता है, एक सर्टेन तरीके का टिल्ट आपको उसमें देखने के लिए मिलता है। अब उससे इतर अगर कोई भी बात कही जाएगी, उससे इतर अगर कोई भी बात लिखी जाएगी, तो जाहिर सी बात है फिर जो आपका जिस भी पार्टी का उसमें फिर नाम धकेला जाएगा उसको इससे तकलीफ होनी होनी है। तो वही बात कांग्रेस के साथ में हो रही है कि क्योंकि इस मॉड्यूल में कांग्रेस और जिन्ना दोनों को पार्टीशन के लिए ब्लेम किया गया है, तो वो इस बात पर एतराज उठा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉड्यूल सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज होते हैं और इसका इस्तेमाल जो है आपका किया जाता है ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह किसी सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए तो वो मिल सके। 6 से लेके 8 तक के मॉड्यूल के बीच की बात हो रही है और ये रेगुलर टेक्स्ट बुक्स का पार्ट नहीं होता। अब इस मॉड्यूल में एक्चुअल में लिखा क्या है? लिखा यह है कि अल्टीमेटली ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वाज डिवाइडेड, बट दिस वाज नॉट डन बाय वन पर्सन। यानी कि अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है, मगर यह विभाजन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया था। 3 एलिमेंट्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कुल मिला के 3 एलिमेंट्स को, 3 व्यक्तियों को भी नहीं, 3 एलिमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया भारत के पार्टीशन के लिए। पहला तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने उसको डिमांड किया था। दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने उसको एक्सेप्ट किया था। और तीसरा माउंटबेटन, जिसने उसको इंप्लीमेंट किया था। कांग्रेस को इसी पे दिक्कत है कि हमें आप इसमें ऐसे क्यों शामिल कर रहे हो, हमने उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया था, जो बात तो गलत है क्योंकि एक्सेप्ट तो किया गया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब उसके फिर लाख जो है जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं कि परिस्थितियां ऐसी थी, ये था, वो था, सारी चीजें ठीक है, मगर ये एक सत्य है, ये एक तथ्य है कि कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट तो किया था। हालांकि इतना एक्सप्लिसिटली कहीं पे लिखा नहीं जाता कि कांग्रेस पार्टीशन की जिम्मेदार है। तो अब अगर इतना खुलकर अगर इस मॉड्यूल में लिख दिया गया तो इससे
समस्या होना वाजिब है और राजनीति हो रही है इसके ऊपर। बट पॉइंट इज कि ये सारी बात इसमें है और इस बात को लेकर अब कांग्रेस को तकलीफ है। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग राइट विंग का सपोर्ट करते हैं, जो मानते हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है पार्टीशन में, जिन्ना की मांग नहीं माननी चाहिए थी। अगर सिविल वॉर हो जाता तो सिविल वॉर लड़ना था। 10 लाख लोग पार्टीशन में मर गए, 15 लाख लोग मर जाते आपका ये पूरा का पूरा अगर सिविल वॉर होता उसमें। तो कई लोग इस तरीके की बातें भी करते हैं। तो 10 लोग हैं, 10 तरीके की राय हैं, मगर उनका कहना यह है कि अगर इतना भी नुकसान होता तो भी भारत का विभाजन बच जाता और सारी चीजें होती ये वो। मेरा इस पे अपना मानना है कि देखें, 1947 में नहीं होता तो 1957 में होता, 57 में नहीं होता तो 67 में होता, नहीं होता तो सिविल वॉर हो जाता भारत में। जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई थी, शायद पार्टीशन होना ही होना था। एंड कहीं ना कहीं अब मान लेना चाहिए कि कई लोगों से गलतियां हुई हैं, कई लोगों के कैलकुलेशंस जो हैं वो शायद उल्टे पड़ गए, नुकसान हुआ है, और अब मेरे हिसाब से इस पर ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। बहरहाल राजनीति हो रही है, हुआ करे, ये अपना समाचार है जो अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। समाचार भी हमारे डे 1 के एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, खासतौर पे ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। तो देखते हैं। समाचार है, कलकत्ता पोर्ट ओपन्स इट्स फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टर्मिनल। एक जो हमारा कलकत्ता का पोर्ट है जहां से व्यापार होता है, तो उस पर पहली बार एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का टर्मिनल बनाकर तैयार किया गया। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अब आपका पोर्ट है या एयरपोर्ट होता है या आपका रेलवे स्टेशन होता है, तो कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा इकट्ठा नहीं बनाया जाता, धीरे धीरे उसको डेवलप किया जाता है, या जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है तो वैसे वैसे उसके क्षेत्र को फैलाया जाता है। जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट हो गया, तो पहले उसका T1 करके टर्मिनल हुआ करता था, उसी से सारा काम चलता था। फिर जब ट्रैफिक बढ़ा तो T2 टर्मिनल आ गया, फिर उसके बाद में T3 टर्मिनल आ गया, इस तरीके से। तो वही कहानी यहाँ पर है कि कलकत्ता का जो पोर्ट है उसमें सर्टेन एक्सटेंशन किया गया, और उसका जो एक्सटेंशन करना था, जितने पार्ट में एक्सटेंशन किया गया है, वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये कि सरकार ठेका देती है कि भाई तुम बनाओ, मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों को अपना पैसा लगा के इसको बनाकर तैयार करो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक फिर तुम उसको ऑपरेट करो, और उस ऑपरेट में फिर जो तुम्हारी लागत लगी है बनाने में उसको निकालो, अपना प्रॉफिट बनाओ, 10 साल 15 साल 20 साल जितने का भी आपका टाइम मिला है, और उसके बाद आप उसको सरकार को हैंडओवर कर दो और फिर सरकार चलाएगी। इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, और उसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत में कलकत्ता पोर्ट के एक हिस्से का एक्सटेंशन किया गया था। और वो जो एक्सटेंशन है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हुआ है पहली बार, तो इस तरीके का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टर्मिनल जो है कलकत्ता पोर्ट में ओपन हुआ है। ये अपना समाचार है। अब ये अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डॉक सिस्टम वहां पर चलता है। डॉक सिस्टम का मतलब ये जो आपका पोर्ट्स होते हैं, वहां पर जितने भी आपके जहाज हैं उनका वहां पे आना, वहां से जाना, वहां पे रुकना, सामान डीलोड करना, सामान लोड करना, ये सारी जो प्रोसेस होती है उसमें जो पूरी व्यवस्था है उसको डॉक सिस्टम बोला जाता है। अब क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत में टर्मिनल बनाया गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बनाया गया है, तो बहुत एफिशिएंट टर्मिनल है। और यहाँ से जो आपका कलकत्ता का हिस्टोरिक डॉक सिस्टम है उसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा बेहतर तरह से जो है यहाँ पर कार्गोज को हैंडल किया जा सकेगा। इसका नाम रखा गया है सेंचुरी पोर्ट्स लिमिटेड, एंड इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता में कमीशन किया गया है। इनिशियली इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी 1.6 लाख TEUs है। TEU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोलते हैं 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है शिपिंग इंडस्ट्री में, और ये रिप्रेजेंट करती है द कैपेसिटी ऑफ अ 20 फुट शिपिंग कंटेनर। यानी कि एक 20 फुट का जो शिपिंग कंटेनर है उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसको हम लोग 1 TEU या फिर 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोलते हैं। तो इनिशियली यहाँ पर जो आपकी हैंडलिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये सेंचुरी पोर्ट्स लिमिटेड बनाया गया है वो है 1.6 लाख 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट के बराबर, या फिर 1.6 लाख TEU के बराबर। तो काफी बड़ी क्षमता है, और धीरे धीरे इसको और इंक्रीज किया जाएगा। एंड इसका फायदा ऑब्वियस ही बात है इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पेक्ट में मिलेगा। कलकत्ता और वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी भी इसका अच्छा असर पड़ेगा, एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर द कंट्री। सवाल सीधा सीधा आएगा कि रिसेंटली पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो पोर्ट टर्मिनल है वो कहाँ खोला गया है? जवाब हो जाएगा कलकत्ता पोर्ट में खोला गया है। क्या नाम है इसका? जवाब है सेंचुरी पोर्ट्स लिमिटेड नाम रखा गया है। तीसरा, ये TEU क्या होता है? तो 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट है, या सीधे सीधे भी आ सकता है कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो शिपिंग इंडस्ट्री में ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट है, और इसका मतलब है एक TEU का मतलब होता है कि एक 20 फुट के शिप की जो आपकी कैपेसिटी होती है
उसको हम लोग TEU या 20 फुट इक्विवेलेंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड ये इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट वगैरह, ये सामान की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए शिपिंग इंडस्ट्री। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है इंडियन क्रिकेट, और मैं इंडियन क्रिकेट बोल रहा हूँ मतलब डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में BCCI ने रिसेंटली एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। अब ये समाचार UPSC सिविल सर्विसेज 2026 का प्रीलिम्स और इसके अलावा UPSC के जितने एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। SSC हो गया, रेलवे और भी बाकी जितने आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, हाई चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एज अ सीरियस एस्पिरेंट आपको ये समाचार प्रिपेयर करना है। तो ये जो नया रूल है इंडियन क्रिकेट में, और इंडियन क्रिकेट से मेरा मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है, इसका नाम है सीरियस इंजुरी रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट। फिर से सुन लीजिए, BCCI ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है। जितने भी आपके अपकमिंग डोमेस्टिक जो मल्टी डे टूर्नामेंट होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, यानी कि एक दिन से ज़्यादा चलने वाले जो मैचेस हैं, क्योंकि BCCI जो डोमेस्टिक क्रिकेट करवाती है उसमें 3 दिन के भी मैचेस होते हैं, 4 दिन के भी मैचेस होते हैं, 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट तो होता ही होता है। तो इस तरीके के जितने भी आपके मल्टी डे मैचेस के टूर्नामेंट हैं डोमेस्टिक में, उसके लिए नियम लाया जा रहा है जिसका नाम है सीरियस इंजुरी रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट। इसके तहत में होगा ये कि एक विकेट कीपर को अगर छोड़ दिया जाए, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें से एक अगर विकेट कीपर को हटा दिया जाए, विकेट कीपर के अलावा जो 10 प्लेयर्स आपके बचते हैं, उसमें से अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसकी जगह पे हम लोग एक सब्सटीट्यूट, एक रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वो रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट जो है वो एक पर्टिकुलर लिस्ट होगी आपके सब्सटीट्यूटेड प्लेयर्स की, जो गेम की शुरुआत में आपको सबमिट करना होगा। उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। थोड़ा सा समझते हैं। एक आपका प्लेइंग 11 होता है, जब मैच शुरू होता है तब उसके पहले आप अपनी प्लेइंग 11 का पूरा प्लेइंग 11 जो है सबमिट करते हो कि भाई ये 11 खिलाड़ी जो है मैच खेलने के लिए उतरेंगे। अब से ये होने वाला है कि इन 11 खिलाड़ियों के प्लेइंग 11 जो होगी, इसके साथ साथ एक लिस्ट आप सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की भी दोगे। ये सब्सटीट्यूट प्लेयर की लिस्ट में ये का मतलब ये है कि अगर इन 11 खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी इंजर होता है, क्योंकि अब अगर देखिए मल्टी डे मैचेस हो रहे हैं तो कई कई सेशंस आपको क्रिकेट खेलना है, उसमें हाई चांसेस हैं कि इंजरी लग सकती है। तो अगर कोई खिलाड़ी इंजर होता है तो इन दैट कंडीशन उसको रिप्लेस करने के लिए जो दूसरा खिलाड़ी लाया जाएगा वो इस सब्सटीट्यूट प्लेयर की लिस्ट से लाया जाएगा और वो उसको रिप्लेस करेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है कि विकेट कीपर के अलावा अगर कोई खिलाड़ी अगर जख्मी होता है, चोटिल होता है, तो उसका रिप्लेसमेंट जो है इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स में से करवाया जा सकता है, जिसकी लिस्ट आपको पहले से देना होगी। अब ये सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट कब दी जाएगी या फिर इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स को कब नॉमिनेट किया जाएगा? तो इसका जवाब है कि जब आपका टॉस हो रहा होगा उस वक्त में ये नॉमिनेशन जो है किया जाएगा। या तो आप अंपायर के हाथ में लिस्ट दे दोगे या फिर आप उसको पहले इन हैंड बता दोगे, जैसा भी होगा, मगर टॉस के वक्त पर आप ये सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की जो लिस्ट है, इसका ये लिस्ट आप जो है बता दोगे या फिर इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स को आप नॉमिनेट कर दोगे। उसके बाद 3 दिन का मैच हो, 4 दिन का मैच हो, 5 दिन का टूर्नामेंट हो, 5 दिन का मैच हो, डजंट मैटर, किसी भी वक्त अगर प्लेयर को चोट लगती है, चाहे परमानेंटली उसको फिर मैच से बाहर होना पड़े, चाहे एक सेशन के लिए या एक दिन के लिए बाहर होना पड़े, जितने वक्त के लिए उसको बाहर किया जा रहा है, तो उसकी जगह पर जो सब्सटीट्यूट प्लेयर आएगा वो सब्सटीट्यूट प्लेयर फिर इन ये जो लिस्ट आपने दी है इसमें से लिया जाएगा। इसमें भी एक्सेप्शन क्या है? विकेट कीपर। विकेट कीपर जो है वो इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट में से नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं कि विकेट कीपर को अगर चोट लग गई, विकेट कीपर आपका चोटिल हो गया, इन दैट और उसको सब्सटीट्यूट करने की नौबत आ गई, तो उसका जो सब्सटीट्यूशन है फिर वो इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स में से भी हो सकता है, इसके बाहर से भी हो सकता है, मगर वो फिर आपके मैच रेफरी के द्वारा अलाउ किया जाएगा। आपका जो मैच रेफरी है वो फिर आपका अलाउ करेगा। या तो ये हो सकता है कि आप इन सब्सटीट्यूट प्लेयर्स में से भी अगर कोई विकेट कीपर हो तो उसको आप जो है नॉमिनेट कर सकते हो कि भाई तुम भी चले जाओ। बट अगर विकेट कीपर नहीं है तो उसके बाहर से भी, जो सब्सटीट्यूट प्लेयर्स के बाहर से भी कोई प्लेयर जो है उसको नॉमिनेट कर सकता है, बाहर से भी जो है कोई प्लेयर आके उसको रिप्लेस कर सकता है। बट दोनों कंडीशन में मैच रेफरी को ही अलाउ करना पड़ेगा, यानी कि विकेट कीपर के अलावा अगर किसी और व्यक्ति को, किसी और प्लेयर को चोट लगती है तो ये सब्सटीट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट में से आप उसे रिप्लेस कर लो, उसके लिए फिर मैच रेफरी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बट अगर विकेट कीपर को चोट लगती है
इन दैट कंडीशन अगर इसमें से रिप्लेसमेंट हो सकता है तो ठीक है, नहीं भी अगर नहीं हो सकता तो इसके बाहर से भी आप जो है रिप्लेसमेंट करा सकते हो, बट इधर वे आपको पहले मैच पर रेफरी की परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये तो अपना नियम हो गया, ये जो सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट का रूल है। क्या नियम है कि मैच की शुरुआत में सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स, शॉर्ट में एसपी लिख दिया, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट दे दो। एक विकेट कीपर के अलावा अगर किसी दूसरे प्लेयर को चोट लगती है मल्टी डे टूर्नामेंट के किसी मैच में, तो इसमें से आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। विकेट कीपर को अगर चोट लगती है तो चाहे इसमें से रिप्लेसमेंट कराओ चाहे इसके बाहर से कराओ, मगर उसके लिए मैच रेफरी की परमिशन लेना पड़ेगी। इसमें से कराने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकी लिस्ट कब देनी है? जब टॉस होगा, जब टॉस के टाइम पर आप इनका नॉमिनेशन कर सकते हो। तो ये तो अपना नियम हो गया। अब सवाल उठता है कि बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में इस तरीके या मल्टी डेट के जो आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें क्यों इसको लाना चाहता है? तो इसका जवाब यह है कि ये एक पहले स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है फ्रॉम बीसीसीआई साइड टू हैव अ सिमिलर अमेंडमेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब ये कि हम या बीसीसीआई वाले ये चाहते हैं कि इसी तरीके का जो रूल है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लेकर आया जाए, मगर उसके पहले हम एक तो इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं अपने आपके जो डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं उसमें कि कितना इफेक्टिव है एंड कितना अच्छे से इसको करवाया जा सकता है। और प्लस एक बार जब, क्योंकि क्रिकेट की बात की जाए तो इंडिया आज की तारीख में सबसे बड़ा मार्केट है, अगर हमारे यहाँ पर अगर ये रूल इफेक्टिवली चल जाता है तो उसके बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी की मदद से इसको लागू करवाना कोई खास मुश्किल बात नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में पुश करने के लिए पहले स्टेप के तौर पर अगर ये किया ही जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब यह है कि रिसेंटली अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक ट्रॉफी या फिर एक टूर्नामेंट हुआ था, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अब इसमें टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं। इसमें अब होता क्या है कि कई सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया के भी घायल होते हैं, कई सारे प्लेयर्स आपके इंग्लैंड के भी घायल होते हैं, और कायदे से होना ये चाहिए था कि उनको मैच आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, उनकी जगह आपके पास में कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था। मगर क्योंकि इस तरीके का कोई नियम नहीं है कि आप ऐसे जो हैं मेजर चंक ऑफ प्लेयर्स जिनको चोट लगी है उनको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उन्हीं इंजर्ड प्लेयर्स के साथ में दोनों टीमों को, इंग्लैंड को भी और इंडिया को भी, अपने मैचेस कंटिन्यू करना पड़े थे। तो यहां से बीसीसीआई को समझ में आई कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई टेस्ट मैच हो रहा है, या तो एक टीम के कई सारे खिलाड़ी आपके चोटिल हो रहे हैं या फिर दोनों टीमों के खिलाड़ी आपके चोटिल हो रहे हैं और उनको रिप्लेस करना जरूरी है, मगर नियम के चलते आप रिप्लेस कर नहीं सकते, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप उनको मैदान के बाहर बैठाओ और अपनी कम स्ट्रेंथ के साथ में खेलो, दूसरा ये बनता है कि उन्हीं बेचारे जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं उनको फिर मजबूर करो खेलने के लिए पूरा मैच, और उसके चलते हो सकता है इंजरी आपकी और ज्यादा सीरियस हो सकती है। तो इन दैट कंडीशन आपके पास में इस तरीके का एक रिप्लेसमेंट रूल होना चाहिए, और अब अल्टीमेटली वो रिप्लेसमेंट रूल लाया जा रहा है, और उसकी मदद से उसको जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में पुश किया जाएगा, बट उसके पहले डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इसका पूरा अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करवा कर देखा जा रहा है। तो ये अपना समाचार हो गया। अब क्वेश्चंस यहाँ से क्या क्या बनेंगे? पहला तो यही बनेगा कि जो रिसेंटली जो आपका ये रूल लाया गया है उसका नाम क्या है, याद रखना है। सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट इसका नाम है। अच्छा, इसको किन किन टूर्नामेंट्स में लेके आया गया है? वनडे में लाया गया है, टेस्ट में लाया गया है, सारे मैचेस में, सारे टूर्नामेंट में लाया गया है? जवाब है नहीं, सारों में नहीं। जितने भी आपके मल्टी डे के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, रणजी ट्रॉफी हो गई और इस तरीके के जो दूसरे आपके टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा दिन के मैचेस करवाए जाते हैं, उसमें इसको लाया जा रहा है। वनडे के जो मैचेस हैं या T20 के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट को नहीं लाया गया। एंड इसमें फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या सारे प्लेयर्स रिप्लेस किए जा सकते हैं? जवाब है विकेट कीपर का एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको नॉमिनेटेड जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनसे रिप्लेस किया जा सकता है अगर चोट लगती है। विकेट कीपर को अगर लगती है तो फिर इन दैट कंडीशन आपको मैच रेफरी से परमिशन लेना पड़ेगी, और उसके बाद में रिप्लेसमेंट ये नॉमिनेटेड सब्स्टिट्यूट्स में से भी आ सकता है, इसके बाहर से भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स। एंड क्यों लाया गया है? जवाब ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में जो अपना एक्सपीरियंस हुआ, इंडिया इंग्लैंड के प्लेयर्स को मजबूर किया गया जो इंजर्ड प्लेयर्स थे उनके मैच खेलने के लिए, तो उससे ये चीज़ की जा रही है, उसके लिए ये चीज़ जो है की जा रही है ताकि इस रूल को पुश करके इंटरनेशनल क्रिकेट का भी हिस्सा बनवाया जा सके। तो ये अपना समाचार है, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामिनेशंस में हाई चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है, सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर आपको प्रिपेयर करना ही है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 18 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।